हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर है फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जो चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का, आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज इस चैप्टर के अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। ऐसे इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। एक पार्ट जो होगा वो आपको प्रकाश के परावर्तन का हो जाएगा और एक पार्ट जो है वो अपवर्तन का हो जाएगा। एक हो जाएगा परावर्तन का और एक हो जाएगा अपवर्तन का। तो आज हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सभी परावर्तन के क्वेश्चन करने वाले हैं। आशा करते हैं आप लोग को अभी तक का जितना भी तैयारी हो रहा होगा वो काफ़ी अच्छा से चल रहा होगा। और आज हम लोग जो क्वेश्चंस को करेंगे, आप लोगों से भी आग्रह है कि उन क्वेश्चंस को मतलब जितने अच्छे से अच्छे आप तैयारी कर सकते हैं उतना अच्छा से अच्छा तैयारी करें। और ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को आप सभी लोग जो हैं सो सब्सक्राइब कर लें। हमारा आशा रहता है कि 10th और 12th के आने वाले जितने भी आपको अभी जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उस पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, वो हम सभी सोचते हैं कि आप लोगों को करवा दें। तो हमारा मेन टारगेट यही रहता है कि सभी क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दें। अभी जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो ये जो करेंगे तो इसमें अभी हम लोग करेंगे टोटल ऑब्जेक्टिव। जितने भी करेंगे अभी हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं क्लास 10th के। तो जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग तैयारी जितने अच्छा से अच्छा कर रहे हैं। और आप लोग को अभी तक ऑब्जेक्टिव कितना अच्छा हुआ है, इतना तो हम आपको ये क्या बोलते हैं टारगेट देते हैं, या इतना तो हम गारंटी देते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव अभी इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं उसके बाद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग को उसके बाद फिर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। तो जो भी हैं आप लोग कृपया जो मतलब ऑब्जेक्टिव हैं, इतना गारंटी है कि इतने इस चैप्टर में जितने भी अभी ऑब्जेक्टिव्स हम आपको करवाने वाले हैं, अगर वो सभी ऑब्जेक्टिव्स को आप लोग कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ है कि आप सभी लोग जो हैं ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत अच्छा से कर लीजिए और अभी इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को करते चलिएगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा सवाल कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे, अब बताइए। इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब जो लोग को पता होगा वो लोग तो बहुत जल्दी बता सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ये चीज़ में पूछा जा रहा है। अब आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं वह हैं टोटल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन हो जाएगा बी। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। यानी कि इसमें ये चीज़ बोला जा रहा है कि एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के कोण का मान क्या होगा। अगर हम लोग समझे तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास मान के चलिए कि कोई सतह दिया हुआ है। अब इस सतह पर ही लंबवत पड़ने का बात हो रहा था, यहाँ पर ये लंबवत पड़ने की बात हो रही है। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, यानी जो प्रकाश की किरण आ रही है तो परावर्तन का कोण क्या है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो जब अगर कोई यह सतह है और उस पर ये आपतित किरण आ रहा है तो परावर्तित किरण भी जो होगा वो यहीं पे हो जाएगा रिटर्न। तो यहाँ पर जो है आपतन कोण का मान जो हो जाएगा, परावर्तन कोण का जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा 0। इसीलिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा दूसरे का, जो कि है 0। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा।
एक अभिसारी किरण पुंज अगर समतल दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तित किरण पुंज क्या होगी? तो अगर आने वाला किरण अभिसारी है तो जाने वाला भी क्या होगा हमारा यहाँ पर? अभिसारी ही होगा। इसमें आपको कोई दोहराई नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बहुत ही गजब का सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो जब भी कभी आपसे एग्जाम में यह पूछे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, आंख बंद करके सीधा सीधी आप जवाब दीजिए काल्पनिक। कि समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो जब भी बनता है वह काल्पनिक ही बनता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल देख लीजिए। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो किसी समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है वह कितना होता है? तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है वह हमेशा +1 होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका वो सही जवाब हो जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश एक रूप है। तो प्रकाश एक किसका रूप है? शक्ति का है, ऊर्जा का है, कार्य का है या बल का है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्जा का रूप है। प्रकाश जो है रियलिटी में एक ऊर्जा का रूप है जो हमें ऊर्जा देता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? अभी बोला गया ना कि वो मतलब प्रकाश कैसा है, तो हम बोले कि ऊर्जा है। तब वो किस ऊर्जा का रूप है वो पूछा जा रहा है। अब विकिरण ऊर्जा का, या यह एक बल है, या ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है, लेकिन वह ऊर्जा का रूप जो है वो विकिरण ऊर्जा का रूप है। किस ऊर्जा का रूप है? तो विकिरण ऊर्जा का रूप है। अब 8वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो जो प्रकाश तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? जो प्रकाश तरंगे होती है वो सभी होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी कि बी नंबर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब कोई समतल दर्पण है और उसका फोकस दूरी कितना होता है? तो अगर दर्पण समतल हो, देखिए ये चीज़ याद रखिए, अगर दर्पण जो है वह, अगर आपको यह कहा जा रहा है कि वह समतल है, तो वैसे टाइम पर आपके माइंड में बन जाना चाहिए कि इसमें जो आंसर बनेगा, फोकस दूरी होगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनंत। इसका ऑप्शन हो जाएगा आप सभी लोगों को ए हो जाएगा। याद रखिएगा बढ़िया से। चलिए अब बढ़ते हैं 10वें नंबर सवाल की तरफ। 10वां नंबर सवाल बोल रहा है तेल लगा कागज होता है। जो तेल लगा कागज होता है वह कैसा होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पारदर्शक या अपारदर्शक या पारभाषक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पारदर्शक का मतलब क्या होता है? पारदर्शक का मतलब ये हो जाता है कि जो आर पार हो जाए। अपारदर्शक मतलब जो बिल्कुल आर पार नहीं हो। पारभाषक मतलब जो पारदर्शक भी नहीं है और अपारदर्शक भी नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 10वां का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल जो कि है प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? तो ये चीज़ हम लोग हमेशा जानते हैं कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए 12 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है कि किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? अगर कोई दर्पण समतल है, यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल है कि किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है। यानी कोई दर्पण समतल है और उसमें अगर हम लेटर पी को देख रहे हैं तो वह कैसा मालूम पड़ता है? तो वो जो पी जो हो जाएगा वह थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। यानी पी अगर आपको इस तरीके से लिखाया जाता है तो वह आपको इस तरीके से हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये समतल दर्पण है तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ पर कौन सा दिख रहा है वो हम लोग को देखना है। आर जैसा मालूम नहीं, ओ जैसा मालूम पड़ता है नहीं, क्यू जैसा
तो हाँ, थोड़ा जो ये आप इसको गौर से देखिए तो ये क्यू जैसा मालूम पड़ रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल क्या बोलता है कि प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है, तो उसकी छाया जो कैसी बनेगी। अब गेंद कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। पहले तो ये समझिए गेंद कैसा, गोल होता है, वृत्ताकार होता है। तो जो चीज़ वृत्ताकार होगा उसका छाया भी कैसा बनेगा, वृत्ताकार ही बनेगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है। तो 14 का हो जाएगा जो दृष्टि का भौतिक अनुभूति है वह हो जाएगा हमारे लिए प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को अगर देख रहे हैं, अनुभूति अगर हो रहा है तो हमको प्रकाश की ही मदद से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की छाया तब बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेंगी। अब किस रेखा में गमन करेंगी, तो ये तो कॉमन सी बात है कि अगर प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करेगी तभी वो हम लोगों का बन सकता है छाया, नहीं तो छाया नहीं बनेगा। तो 15 का जो है वो हो जाएगा ए नंबर। चलिए अब 16 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण, यानी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। यानी उच्च कोटि का पॉलिश किया गया है और उसको जो उस पर जो प्रकाश पड़ रहा है उसको वह किस तरीके से परावर्तित करता है, मेन ये चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ही बोल दिया आपको कि उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण, यानी जो दर्पण है वो बहुत अच्छा से पॉलिश किया गया है, यानी कि वो पूर्ण रूप से वो परावर्तित कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। हाँ, अगर वो पॉलिश अच्छा से नहीं किया रहता या किसी कारण से कुछ ऐसा रहता तो ना वो अच्छे से परावर्तित नहीं करता। यहाँ तो उच्च कोटि, यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण, जब अच्छा से पॉलिश किया गया है तो अच्छा से परावर्तित करेगा, यानी कि पूर्ण रूप से परावर्तित करेगा। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब देखिए यहाँ पर 17 क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को क्या माना गया है। तरंग माना गया है, कण माना गया है, दोनों में से कुछ नहीं माना गया है, सभी उत्तर सही है। तो यहाँ पर रियलिटी बात ये हो जा रहा है कि प्रकाश कोई तरंग नहीं है, प्रकाश को एग्जैक्टली कोई तरंग नहीं माना गया है, प्रकाश को एक रूप से कण माना गया है, जो कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर है। तो उसके अनुसार से कहा जाता है कि जो प्रकाश है वह एक कण है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वही हो जाएगा सही जवाब। चलिए 18 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि प्रकाश क्या है। 18 नंबर सवाल है कि प्रकाश क्या है। अरे ऊपर ही तो बताए हैं कि प्रकाश क्या है, अभी जस्ट तो बता रहे हैं। अब वो क्या है, कणों का प्रवाह या आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा या तापक्रम को बढ़ाने वाली ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर सही जवाब देखा जाए तो हो जाएगा आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। हम लोग देखते हैं प्रकाश की तरफ हम लोग ज़्यादा देर नहीं देख सकते हैं, माने कि वो कणों की प्रवाह भी है, वो तापक्रम को भी बढ़ाती है, लेकिन सबसे मेन है कि आँख को वो ज़्यादा प्रभावित करने वाला। तो आँखों को प्रभावित करने वाली जो ऊर्जा है वही प्रकाश है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार, इस ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब हो जाएगा जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी नंबर। चलिए अब 19 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए, किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, संभवतः दर्पण होगा। अब देखिए सीधा का बात किया जा रहा है, अगर सीधा का बात किया जाता है तो एक चीज़ हमेशा आप याद रखिए कि जो प्रतिबिंब सीधा बनता है वह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है, अब ये चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है। केवल समतल, तो समतल में तो काल्पनिक बनता है। केवल अवतल, तो अवतल में काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। केवल उत्तल, तो उत्तल में सिर्फ काल्पनिक बनता है।
यानी कि अगर सही रूप से देखा जाए तो समतल में भी काल्पनिक बनता है और उत्तल में भी काल्पनिक बनता है। और डी नंबर ऑप्शन जो दे दिया है हमको कि या तो समतल अथवा उत्तल, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारे लिए वह हो जाएगा डी नंबर। सही ऑप्शन जो होगा वह होगा हमारे लिए डी नंबर, क्योंकि कोई भी अगर आप समतल लीजिए या उत्तल लीजिए, दोनों में जो है आपको सदैव सीधा ही बनेगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20वां नंबर सवाल है कि प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी बनेगी। अगर कोई प्रकाश स्रोत है, उसके सामने एक हरी रंग की छड़ को खड़ा कर देने पर उसकी छाया कैसी बनेगी। तो अरे भैया, आप एक चीज़ सोचिए कि छाया कौन से रंग से बनता है। चाहे आप हरा रंग का छड़ रखिए, नीला रंग का रखिए, चाहे पीला रंग का रखिए, जो प्रकाश का जो अपना जो रूप है, मतलब उसके जो प्रकृति है, तो छाया किस रंग का बनाएगा, काला रंग का ही ना बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज किया जा रहा है कि हरा रंग का छड़ रखेंगे तो छाया कैसा बनेगा, तो बच्चा लोग के दिमाग में आ जाता है हरी रंग की छाया बनेगी। लेकिन आप एक बार कॉमनली अपने दिमाग में लगाइए कि हरा रंग का काहे छाया बनेगा। छाया चाहे किसी भी चीज़ का बने, वो हमेशा किस रंग का बनेगा, काला रंग का बनेगा। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही। सी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। कोशिश कर रहे हैं अभी तक आप लोग को जितने अच्छे से अच्छे क्लियर हो जाए, तो अभी तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा जहाँ तक हम बता रहे हैं। अब आगे जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोग कीजिए, और अभी तक अगर आप लोग को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, अगर आप लोग को समझ में आ रहे हैं, तो फिर वीडियो को लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी से शेयर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर। अब कोई प्रकाश स्रोत जा रहा है और उसके सामने अगर हम एक रुकावट रख देंगे तो रख देने पर क्या बनेगा। तो कॉमन सी बात है कि अगर हम कोई रुकावट रख देते हैं तो उस पर क्या क्या बनता है, ये चीज़ सोचने की बात है। छाया बनेगा या अपछाया बनेगा, कुछ भी नहीं, या ए एवं बी दोनों। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए एवं बी दोनों, क्योंकि छाया भी बन सकता है और अपछाया भी बन सकता है। कुछ भी नहीं ऐसा थोड़ी होगा, प्रकाश स्रोत तो उसके सामने हम कुछ रख दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर बनेगा। तो इसीलिए ए एवं बी दोनों। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग आते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी परावर्तन का नियम क्या बोलता है। तो परावर्तन का नियम क्या बोलता है, अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, या परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर, या आपतन कोण विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को सही जवाब पता होगा कि परावर्तन का जो नियम है वह निर्धारित क्या करता है, तो वह निर्धारित जो है करता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बड़ा है। आपके माइंड में आएगा कि बी नंबर भी तो सही होना चाहिए कि परावर्तन कोण भी तो आपतन कोण के बराबर है, दोनों तो एक दूसरे का वही बात तो बोला जा रहा है, बस थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। लेकिन आप खुद एक बार कॉमन सा इस क्वेश्चन को ऐसे आप समझिए, ये एक दर्पण है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, बीच में खींचा जाता है अभिलंब, यहाँ पे बनता है एंगल I और यहाँ पे बनता है एंगल R। अब हम आपसे एक छोटा सा बात पूछते हैं कि अगर कोई चीज़ आएगा नहीं तो कोई चीज़ जाएगा कैसे। पहले आने तो दीजिए उसको अपने पास, और अगर वो आ रहा है तब तो वो यहाँ से जा रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले आने वाला बात कीजिए, तो ये होता है आपतित किरण और ये होता है परावर्तित किरण। तो पहले आपतित किरण, फिर बराबर का चिन्ह, और तब हो जाएगा परावर्तित किरण। तो इसका सही जवाब आप लोगों को क्या हो जाएगा, 22 नंबर का समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आप लोगों को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। यानी कि ऐसा कौन सा माध्यम है जिस माध्यम में प्रकाश की चाल
सबसे ज़्यादा अधिक होती है। तो अब तो ये तो छोटा सा कॉमन सा चीज़ आपको भी सोचना है कि किस माध्यम में होती है, कांच, पानी, लोहा और निर्वात। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि निर्वात जो है उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, उससे ज़्यादा अधिक किसी में नहीं होती है। अब देखिए यहाँ तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम लोग गोलीय दर्पण यानी एग्जैक्ट सिर्फ और सिर्फ गोलीय दर्पण जो टॉपिक है, अब इस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस को करेंगे कि ये चीज़, अब गोलीय दर्पण टॉपिक पे सिर्फ क्वेश्चंस जितने भी आएंगे उन सभी को हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर गौर से देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। यानी फोकस दूरी जो है वो दिया 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितना दिया 20 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। अगर मान के चलिए कि आपको फोकस दूरी 20 दिया हुआ है, थोड़ा सा सुविधा की कमी के कारण थोड़ा सा अजीब राइटिंग हो रहा होगा, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो फोकस दूरी जो 20 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर क्या होता है, R बराबर आप लोग पढ़े होंगे 2F होता है। जो R होता है यानी कि ये वक्रता त्रिज्या होता है, इतना बराबर 2F होता है। तो 2F मतलब क्या हुआ, F का 2 गुना, तो 20 का 2 गुना कितना होता है, 40 होता है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। एकदम से सही जवाब, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 40। अब देखते हैं 40 कितने नंबर ऑप्शन पे है। देखिए 40 कितने नंबर ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर सी 40, यानी 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण, यानी आँख, नाक, गला के जो चिकित्सक होते हैं उनके द्वारा कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है। तो उनके द्वारा जो दर्पण उपयोग में लाया जाता है वह हो जाता है 25 का बी नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको बी नंबर अवतल दर्पण सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो बोल रहा है वह बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। तो जो उत्तल दर्पण होता है उसमें आवर्धन का जो है सो महत्तम मान कितना होता है। तो आवर्धन का महत्तम मान जो होता है वह होता है 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब इसमें हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह होगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को अवतल दर्पण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो क्वेश्चन है हम लोगों का कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। अब किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा जो कि सबसे पहले आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा, तो यह कहाँ पर पाया जाएगा। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, यानी कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगर दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है तो वह आपको प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो हो जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 28 का सही हो जाएगा डी नंबर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो अब अगला क्वेश्चन 29 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? अब यहाँ पर लेकिन ये तो लेंस का क्वेश्चन बीच में आ गया, अभी तो दर्पण ही चल रहा था। अच्छा चलिए, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो जो अवतल लेंस होता है उसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, या इनमें से सभी होता है? तो सही बात यह है कि जब अवतल लेंस होगा तो उसमें छोटा भी बनेगा, आभासी भी बनेगा, सीधा भी बनेगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो डी हो जाएगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 29 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। अब यहाँ पर देखिए, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन यानी किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आपके माइंड में ये चीज़ बन जाना चाहिए कि अगर किसी भी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक जा रहा है तो इसका मतलब है कि वह वास्तविक होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी भी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक जा रहा है तो इसका मतलब वो वास्तविक है। वास्तविक वाला ऑप्शन 2 है, एक ये है और एक ये है। अब आपको यह समझना होगा कि जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वह प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो वास्तविक होता है वह हमेशा उल्टा होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग यानी नीचे से आधा भाग अगर टूट जाएगा तो वह उसके बाद फिर कैसा होगा? जो प्रतिबिंब बनेगा उसके बाद वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उसके बाद जो प्रतिबिंब होगा वो हो जाएगा कम तीव्र बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा उसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले याद रखिए कि फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है, और उत्पन्न आवर्धन बोल रहा है धनात्मक होगा, तो वस्तु की दूरी का मान कितना होगा? तो जो वस्तु की दूरी का मान होगा वह इस 10 सेंटीमीटर से भी कम होगा। ये जो आपको 10 सेंटीमीटर दिया जा रहा है इस 10 सेंटीमीटर से भी वो आपको कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 32 का हो जाएगा सी नंबर। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान, यानी फोकस से ध्रुव की ओर अगर आया जा रहा है तो अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? तो देखिए, फोकस दूरी पर होता है और ध्रुव जो होता है वो एग्जैक्ट दर्पण पे होता है, यानी दर्पण से वो नज़दीक की तरफ आ रहा है तो उसमें आवर्धन बढ़ते चला जाएगा। वो नज़दीक आ रहा है ना, तो वहाँ पर आवर्धन क्या होगा हमारा? बढ़ेगा, यानी ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। अब 34 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है, यानी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चल रहा है कोई चींटी और उसका प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा है। अब चींटी की गति की दिशा पूछ रहा है, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रतिबिंब है वह कैसा बन रहा है? सीधा, और जो सीधा होता है वो वास्तविक होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग वो देखिए, सबसे पहले फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, या फिर फोकस से ध्रुव की ओर, या ध्रुव से फोकस की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 34 नंबर का, वो आप लोग को हो जाएगा कि अगर सीधा बन रहा है तो जो सीधा होता है वह काल्पनिक होता है। अब फिर भी वो चींटी अपने काल्पनिक प्रतिबिंब को बनाए जा रहा है अवतल दर्पण पे, तो इसका मतलब फिक्स है कि वो फोकस से ध्रुव के बीच में है। वो कहाँ पर है? फोकस से ध्रुव की ओर है, यानी वो उसके बीच में है, तभी तो उसका प्रतिबिंब जो है वह सीधा बन रहा है।
क्योंकि अगर आप लोग फोटो बनाए होंगे, वो 6 जो फोटो हैं अवतल दर्पण का, अगर वो बनाए हो तो आप लोग देखते होंगे कि फोकस से ध्रुव के बीच में जो कोई भी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा बनता है। तो जब सीधा बन रहा है तो इसका मतलब हो रहा है कि वह फोकस से ध्रुव की ओर, मतलब उन दोनों के बीच में होगा, उन दोनों के बीच में होगा। चींटी की चाल पूछ रहा था, इसी ओर चींटी चल रहा होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है। किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। यानी किसी दर्पण की फोकस दूरी, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। अब वो है समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो सच्चाई बात यह है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है फोकस दूरी जो है वह अवतल दर्पण का ऋणात्मक माना जाता है। यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हो जाएगा 35 का, वो सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर सवाल में देखिए, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। आवर्धित मतलब होता है बड़ा, और काल्पनिक उस प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए कहाँ पे रखा जाता है। तो अभी ही ऊपर में भी हम आपको बता रहे हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच में हम लोग रखेंगे तो वहाँ पर आवर्धित भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, सीधा भी बनता है। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हो जाएगा सही जवाब। क्योंकि फोकस और ध्रुव के बीच में हम जब भी रखेंगे तो वो वस्तु कभी भी वास्तविक नहीं बनेगा, वह हमेशा काल्पनिक ही बनेगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 37 नंबर। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा चिन्ह क्या दिया है, प्लस 20 सेंटीमीटर है फोकस दूरी, तो वह क्या होगा। तो ऊपर में अभी आपको बताए हैं ना हम कि अगर वह अवतल है तो उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, धनात्मक नहीं होगा। और यहाँ पर चिन्ह जो दिया हुआ है पॉजिटिव दिया हुआ है। तो अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो अवतल दर्पण वो कभी भी नहीं होगा, वह हमेशा कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। अब वही अगर फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगा तो वैसे जगह पे हम इसको क्या बोलेंगे, वो कौन सा है, अवतल है। लेकिन अगर फोकस दूरी धनात्मक बोल रहा है तो यानी कि यहाँ पर फोकस दूरी धनात्मक होने का मतलब है वो कौन सा दर्पण हो गया, ऑप्शन नंबर बी, जो हो जाएगा उसके बाद सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आभासी प्रतिबिंब मिलने का बात हो रहा है समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से। अब आभासी प्रतिबिंब किस में मिल रहा है, यही चीज में बात हो रहा है। तो 38 का हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि समतल दर्पण में भी मिलता है, उत्तल दर्पण में भी मिलता है, दोनों तो सिर्फ और सिर्फ आभासी ही बनाता है, और अवतल दर्पण भी एक दो फोटो में आभासी बनाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास होता है। यानी जो गोलीय दर्पण होता है वह किस परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 39 है वह है गोलीय दर्पण का द्वारक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गोलीय दर्पण, जो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है तो वो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, उसका कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जो हो जाएगा सही जवाब। तो अभी तक 39 क्वेश्चन 39 क्वेश्चन आप लोग को बता दिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 40वां नंबर सवाल की तरफ। अभी तक आप लोग जितना क्वेश्चन कर लिए होंगे तो आप सभी लोग जो हैं, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा अभी तक लग रहा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अभी तक 40 क्वेश्चन हो गया है, 39 क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग कर रहे हैं 40वां नंबर सवाल। 40वां नंबर सवाल देखिए, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। यानी दूर वस्तु का प्रतिबिंब है और उसका हमेशा सीधा ही बनेगा, तो वह किस दर्पण में होगा, केवल अवतल या केवल उत्तल या केवल समतल या फिर या तो समतल या उत्तल। तो अब देखिए यहाँ पर सीधा बोला है, बार बार आप लोग को बोल रहे हैं, ये सब चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पर क्या बात कर रहा है, सीधा।
और सीधा का मतलब होता है जो वस्तु सीधा बनेगा वह हमेशा काल्पनिक बनेगा, और जो वस्तु उल्टा होता है वह हमेशा वास्तविक होता है। तो सीधा का मतलब काल्पनिक, और काल्पनिक किस में बनता है, या तो समतल में भी बनता है और या तो उत्तल में बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा होता है। अब ये तो इतना बार से बोल रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर जो हो जाएगा सही जवाब, यानी वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वह उल्टा होगी। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर। तो मुख्य अक्ष जो है वह दर्पण के ध्रुव पर कैसा पड़ता है, तो वो दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब, बहुत बार आ गया है, ध्रुव और फोकस के बीच है। तो जब ध्रुव और फोकस के बीच है तो वह कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। यहाँ पे एक ये है और एक ये है, तो काल्पनिक बनेगा, लेकिन जब ध्रुव और फोकस के बीच है तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा, काल्पनिक और बड़ा। अब चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चौवालीस नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या है कि कौन सा किरण आरेख सही नहीं है। यहाँ पर सही नहीं है का पूछा जा रहा है 44 नंबर का, तो कौन सा सही नहीं है इसमें जो है सो सही नहीं। ये तो सही आपको हो सकता है क्योंकि आपके दर्पण पर निर्भर करता है, ये सही हो सकता है, ये भी सही है। और आपको कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये कुछ ऑप्शन नंबर सी, हाँ देख लीजिए, ये जो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपको सही है, क्योंकि कौन सा सही नहीं है बोल रहा है ना, सॉरी गलती हो रहा था। तो ए और बी जो है वह आपको यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन सी जो है एग्जैक्ट वो आपको यहाँ पर सही है। तो कौन सा किरण आरेख सही नहीं है, अगर उसका बात किया जा रहा है तो यहाँ पर आपको सही नहीं होने वाला है ए और बी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ए और बी का बात किया जा रहा है, अगर आने वाला 30 डिग्री है तो जाने वाला 45 कैसे हो जाएगा, 30 है तो 30 ही होगा, क्योंकि एंगल आई जो होता है वह बराबर होता है एंगल आर के। तो आने वाला 30 होगा तो जाने वाला भी 30 ही होगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में भी जो है ये भी सही आपको नहीं है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 44 का सही आंसर। अब चलिए हम लोग 45 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल जो है, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन है। अवतल दर्पण के प्रकरण में वास्तविक है और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होगा। पीछे भी ऐसा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा घुमा के ये पूछा गया है, तो इसका आवर्धन जो होगा वो ऋणात्मक होगा। इसका आवर्धन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। जिसका आवर्धन ऋणात्मक होगा वही आपके लिए उल्टे प्रतिबिंब, नहीं वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है तो वह ऋणात्मक होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 46। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। अवतल दर्पण में आभासी और सीधा, अभी तो ऊपर में आया कि वास्तविक और उल्टा, तो जब वास्तविक और उल्टा था तो उसमें हम लोगों ने जो है सो धनात्मक लिया। तो यहाँ पर जो 46 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी वहाँ ऊपर में जो अभी क्वेश्चन था तो उसमें कहा गया था कि दर्पण में आभासी, यहाँ है आभासी और सीधा, और वहाँ था वास्तविक और उल्टा। तो जब वास्तविक और उल्टा था तो उसमें हम लोगों ने क्या लिया था, 45 नंबर में उसमें हम लोगों ने ऋणात्मक लिया, वो आंसर हम लोग का था ऋणात्मक। अब यहाँ पर अगर आभासी का बात किया जा रहा है, आभासी और सीधा का बात किया जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा धनात्मक। जब वास्तविक और उल्टा का बात किया जाता है तो होता है ऋणात्मक।
ऐसे नॉर्मली ऐसे याद रखिए आप लोग कि जब वास्तविक और उल्टा है तो वहाँ पर होगा ऋणात्मक, और जब आभासी और सीधा है तो वहाँ पे हो जाएगा हम लोगों के लिए धनात्मक। तो 46 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को दर्पण का मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है, तो उस बिंदु को दर्पण का कहते हैं। उस बिंदु को दर्पण का कहेंगे हम लोग फोकस। उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस बोलेंगे, क्योंकि मान करके चलिए इसको आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि यदि कोई हमारे पास दर्पण है और यहाँ से सीधी रेखा में आता है मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो जिस रेखा से गुजरती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो इसीलिए इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? फोकस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 47 का वो सही हो जाएगा। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। अब क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो जब भी समान आकार का आपको बनवाना है तो आप हमेशा याद रखिए वक्रता केंद्र पर। जब भी समान आकार का बात किया जाए तो आपके माइंड में सीधा सीधी बन जाना चाहिए कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो हमेशा समान आकार का बनेगा, क्योंकि वही सबसे केंद्र होता है। तो इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। फोकस पर अभिसरित करने वाला किरणपुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। फोकस पर अभिसरित करने वाला किरणपुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है किस में? अब यहाँ पर ये जो 49 नंबर क्वेश्चन है वो किस में का बात किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से ऐसा होता है क्योंकि उत्तल दर्पण में उल्टा हो जाता है, समतल दर्पण में भी थोड़ा अलग होता है, लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है कि फोकस से अभिसरित करने वाला किरणपुंज होता है परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब चलिए 50वां नंबर सवाल देखते हैं, और आज का ये आखिरी सवाल हम लोग रखते हैं। 50वां नंबर सवाल, आज का ये आखिरी सवाल हम लोग रखते हैं कि किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन क्या होगा यदि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार हो तो आवर्धन का मान होगा। तो ये तो आवर्धन का मान का फॉर्मूला आप लोग को पूछ रहा है, तो ये तो आप लोग को नॉर्मल सा पता ही होना चाहिए कि इसका सही आंसर 50 का एग्जैक्ट जो आंसर वो हो जाएगा आप लोगों को एकदम पहला शुरुआत नंबर में ही आप लोग को दिख रहा है ए नंबर। ये जो ए नंबर जो हो जाएगा आप लोग को यही फॉर्मूला है, तो यही हो जाएगा आप लोगों को सही आंसर। अब आप लोगों को एक ही बात हम कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को अभी तक ये 50 क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो आप सभी लोग जो है इसको अच्छे से कर लीजिए। इसको अच्छे से बार बार, अगर एक बार में आप नहीं समझे 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए देख लेने की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 50 ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर नंबर 1 से है। कुछ और क्वेश्चंस आपको बचे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए हैं। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप लोग से बन रहे होंगे तो आप लोग वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले करके इसको बनाइएगा और उसके बाद फिर हमको कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या है। बाद बाकी ये बचे हुए कुछ क्वेश्चंस का एक छोटा सा वीडियो बना करके और इस सभी क्वेश्चंस को आपको हम ख़त्म करा देंगे। टोटल 15 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किया कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।